झूठी कहानियां बाय सिद्धांत मिश्रा। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हमारा स्कूल एक पुराने कब्रिस्तान के ठीक बगल में था। हमारे कल्चर में आप मरे हुए लोगों के कपड़ों की बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो बदले में वो आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत तकलीफ देंगे। हम बचपन में मजाक में उन कब्रों के ऊपर खेलते और चलते थे, ये एहसास किए बिना कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिन्हें आजीवन हमेशा के लिए वहां आराम करना था। ये सब अचानक शुरू हुआ। मेरी छोटी चचेरी बहन ने लगभग 3 से 5 साल की उम्र में अपने पिता के कमरे में कुछ देखा। उसने कहा कि वहाँ एक आदमी था। फिर एक अंधेरी सर्दियों की रात स्कूल के पास वो अचानक रोने लगी। कहने लगी कि लोग उसके सामने रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। ये बहुत ही डरावना था, खासकर इसलिए भी क्योंकि उसके बड़े भाई बहन और मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। हमें उसे चुप कराकर घर ले जाना पड़ा। एक और बार उसके पिता, जो मेरे चाचा हैं, हमें उनके घर पर अकेला छोड़कर मेरे दादा दादी के घर से एक पुराना टीवी लेने गए थे। हम बैठकर खेल रहे थे कि तभी हमने लोहे के चैन के घसीटने और भारी सांसों की आवाज सुनी। पर जैसे ही हमने मेरे चाचा को खिड़की के पास से गुजरते देखा तो वो आवाजें बंद हो गई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा को घर पर अकेले कपड़े धोते समय एक जोरदार थप्पड़ लगा। लगभग उसी समय के आसपास मैंने अपनी बहन के कमरे में रखे अलमारी में एक आदमी को देखा। एक बार मैं और मेरा चचेरा भाई चर्च के सामने खेल रहे थे कि तभी अचानक हम दोनों ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। हालांकि तब हम वहाँ अकेले थे। आखिरकार मेरा परिवार भूत प्रेतों के डर से उस जगह से शिफ्ट हो गया। 2 साल बाद हम अपने होम टाउन वापस आ गए। दरवाजे बंद करने की कुछ आवाज़ों और स्लीप पैरालिसिस के कुछ एपिसोड्स होने के अलावा सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन जब हम उस शहर में वापस आए जहां हम अब रहते हैं तो सब कुछ बदल गया। एक रात मेरी माँ की नींद एक औरत की आवाज़ से खुली जो किसी रीज़ा को बुला रही थी। लेकिन जब हमने घर की तलाशी ली तो हमें कोई नहीं मिला। एक बार मेरी बहन और पापा दोनों ने कपड़े धोने वाले कमरे से एक औरत को हाय कहते सुना, पर वहाँ कोई नहीं था। मेरी बहन को हर रात भयानक स्लीप पैरालिसिस के दौरे पड़ने लगे। उसका कहना था कि वो एक प्लेट से कटे चेहरे वाली औरत को अपने चेहरे पर थूक टपकाते हुए देखती और तभी वो नींद से उठकर सीधे बैठ जाती और अपने माथे पर थूक टपकती हुई महसूस करती। फिर वो रात आई जब उसने उसे देखा। वो बाथरूम जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि वो लिविंग रूम में खड़ी उसे घूर रही है। वो वही औरत थी। उसका चेहरा ब्लेड से ऐसे कटा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर एक कोने से दूसरे कोने तक एक्स बना दिया हो। उसने पिंक कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी और उसके बाल बॉय कट वाले थे। लिविंग रूम की लाइट जल रही थी, पर फिर भी मेरी बहन वहां से भागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके बाद ये घटनाएं बढ़ने लगी। अब मैं भी उसे देख सकती थी। मेरे कमरे में, किचन में, सीढ़ियों पर, वो हर जगह थी। अभी लगभग 30 मिनट से 1 घंटे पहले ही मैंने उसे अपनी अलमारी के अंदर गाना गुनगुनाते हुए सुना। अब तो मेरे छोटे चचेरे भाई को भी, जो अभी बस 4 साल का है, जो हमारे साथ ही रहता है, उसे भी ये औरत दिखने लगी है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इस शैतानी ताकत से पीछा कैसे छुड़ाऊं। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आपको ये बता देना ज़रूरी है कि भले ही मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, लेकिन
हेलुसिनेशंस मेरे लिए कभी कोई इशू नहीं रहा है। अगर मैंने जो देखा वो एक हेलुसिनेशन था, तो इसका मतलब है कि मेरे पूरे जीवन में बस एक घटना ही हेलुसिनेशन की घटी है, जो बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। तो मैंने एक बार साइकाइट्रिक वार्ड में कुछ समय बिताया था। ये मेरे जीवन का एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैं दोबारा याद नहीं करना चाहता, लेकिन एक पल आज भी मेरे जहन में है और मैं इसे आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब मैं वहाँ था तो मैंने एक दोस्त बनाया। वो एक काफ़ी मजाकिया किस्म का इंसान था, पर वो एक अच्छा आदमी था। और कहानी में ये बताना ज़रूरी है कि वो ब्लैक स्किन कलर का था। उसकी उम्र लगभग 35 के आसपास थी और उसकी गहरी ब्राउन आंखें कॉफ़ी जैसी थी। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में जो हुआ उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। एक दोपहर हम ग्रुप थेरेपी में बैठे थे। कमरा शांत था क्योंकि हर कोई थेरेपिस्ट की बातें सुन रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरा दोस्त काँप रहा है। पहले तो मुझे ये नॉर्मल लगा, ऐसी जगह पर लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन फिर मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो ऐसे काँप रहा था जैसे उसके अंदर से कोई बिजली का करंट दौड़ रहा हो। और फिर अचानक उसकी आंखें भूरी नहीं बल्कि पूरी की पूरी काली हो गई। ये सब देखते हुए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कमरे में इधर उधर देखा। मुझे उम्मीद थी कि कोई कुछ कहेगा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। थेरेपिस्ट ऐसे बोलता रहा जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। शायद 10 सेकंड बाद उसका कांपना बंद हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और वो थोड़ा झुक गया और उसकी आंखें वापस से भूरी हो गई। बस सब खत्म हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और मैंने भी नहीं। हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। मैंने फिर कभी उसे ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब सच है। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए वो आंखें इंसानी नहीं थी और मुझे अभी भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब था और मैं ही अकेला क्यों था जिसने ये देखा था। आज भी सालों बाद ये याद करके मैं शॉक्ड रह जाता हूँ और सोचता हूँ कि क्या मैंने किसी को सचमुच टेम्पररीली किसी शैतान से पोजेस्ड होते देखा था। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे ये कहानी सुनाई। वो मेक्सिको से है। ये उसके चाचा और उसके चाचा के दोस्त की कहानी है, जो एक काफ़ी अजीब सिचुएशन में फंस जाते हैं। सालों पहले वजाका स्टेट में मेरे दोस्त के चाचा और उनके दोस्त एक रात हाईवे से घर जा रहे थे। वो उन पुराने ट्रकों में से एक में थे जिनका इस्तेमाल सब्जियां और फल वगैरह ढोने के लिए किया जाता था। वो दोनों किसान थे और वजाका अभी भी बहुत डेवलप नहीं था और वहाँ हाल ही में एक पक्का कंक्रीट हाईवे बना था। जब वो घर की ओर जा रहे थे तो चाचा ने रियर व्यू मिरर में कुछ देखा। उन्होंने कहा कि उन्हें उनसे लगभग 150 फीट पीछे की दूरी पर एक घोड़ा दिख रहा था। वो उसके चेहरे को साफ साफ नहीं देख पाए और उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। थोड़ी देर बाद वो पैसेंजर सीट पर ही सो गए, लेकिन सोते हुए उन्हें एक छोटा सा बुरा सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक बड़ी बड़ी काली आंखों वाला एक घोड़ा दौड़ते हुए ट्रक के उनकी साइड की तरफ आ गया, जिससे उनकी नींद खुल गई। उन्होंने अपने होश को संभाला और अपने दोस्त की तरफ देखा, जो डरे हुए चेहरे के साथ लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जो उस टाइप के ट्रक के लिए काफ़ी तेज़ थी। मेरे चाचा ने अपने दोस्त से पूछा कि वो ट्रक इतनी तेज़ क्यों चला रहा है, और उनके दोस्त ने जवाब दिया कि पिछले कुछ टाइम से उनका पीछा किया जा रहा था। रियर व्यू मिरर में वही घोड़ा धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। तभी दोनों के शरीर के रोंगटे एक साथ खड़े हो गए। दोनों को काफ़ी गहरा और लाचार कर देने वाला डर महसूस हुआ
और उन्होंने अपने ट्रक की स्पीड 65 मील प्रति घंटे तक बढ़ा दी और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन हाईवे पर घोड़े की दौड़ने की आवाज उनके पीछे और तेज होती जा रही थी। चाचा ने अपने दोस्त से कहा कि वो मुड़कर ना देखे और ना ही रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखे। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि जब भी वो ऐसा करते हैं घोड़ा उनसे आगे निकल जाता है। इसलिए चाचा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ भी सुनने से बचने की कोशिश की। लेकिन जब घोड़े की दौड़ने की आवाज बेहद करीब आई तो उन्होंने साइड की खिड़की की तरफ देखने का जोखिम उठाया और वो वहीं था। घोड़ा उनके ठीक बगल में था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें ड्राइवर पर टिकी थी। चाचा ने अपने दोस्त को चिल्लाकर कहा कि वो अपनी आंखें आगे की ओर रखे। घोड़ा ट्रक के साथ साथ दौड़ता रहा और सीधे ड्राइवर को घूरता रहा। आखिरकार ड्राइवर खुद को रोक नहीं सका और उसने चुपके से उस पर एक नजर डाली। जैसे ही उसने उस घोड़े को देखा वो घबराहट और डर के मारे रोने लगा। तभी अचानक घोड़े की रफ्तार धीमी होने लगी। चाचा ने रियर व्यू मिरर में देखा और फिर जो उन्हें दिखा उससे उनकी रूह कांप गई। घोड़ा अब सड़क के बीचों बीच खड़ा था और जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा था। उसके पैर गायब थे। चाचा को पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे किसी इंसानी शक्ल के साथ वो घोड़ा हंस रहा हो। आखिरकार जब वो दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने अपने दोस्त के पिता को बताया कि उनके साथ अभी रास्ते में क्या हुआ। और ये सारी बातें सुनकर उनके दोस्त के पिता ने उन्हें बताया कि वो हाईवे पवित्र नवादल क्षेत्र से होकर बना है। उन्होंने कहा कि वो लकी थे कि वो जिंदा वहां से वापस आ गए, क्योंकि सभी का मानना है कि वो एरिया साल्टेड या सैलेड है, जिसका अर्थ है शापित या काली ऊर्जा से धुला हुआ। ये कहानी अपने दोस्त से सुनने के बाद मेरा तो यही सोचना है कि मेक्सिको के हाईवेज पर भूत या घोरों से सावधान रहें। मैं सेंट्रल नॉर्थ कैरोलिना में रहता हूँ, जो डेविल्स ट्रैम्पिंग ग्राउंड नाम के एक एरिया से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए ये क्या है तो मैं बता दूं कि ये जंगलों में एक बड़ा सा सर्कल है जहाँ कुछ भी नहीं उगता। कहा जाता है कि शैतान रात में यही घूमता है और अपनी योजनाएं बनाता है, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं उगता। अगर आप इस घेरे में रात बिताते हैं तो कहा जाता है कि आपके साथ कई अनसुलझी घटनाएं घटेंगी, जैसे सर्कल के बाहर जागना या ऐसी चीज़ें देखना और सुनना जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन जब मैं 18 साल का था तो एक रात मैं और मेरे कुछ दोस्त वहाँ गए थे। जीपीएस आपको गेट तक ले जाता है, लेकिन उस सर्कल को ढूंढने के लिए भी आपको जंगल में काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है। हमारे पास पूरे ग्रुप के लिए सिर्फ एक टॉर्च थी। जंगल में भटकते हुए ये सफ़र वाकई काफ़ी डरावना लग रहा था। आखिरकार हमें वो सर्कल मिल गया और यकीनन वो मिट्टी का एक गोल आकार का खाली स्पेस था, जहाँ जंगल के ठीक बीचों बीच कुछ भी नहीं उग रहा था। हम लगभग 15 मिनट तक वहीं रहे और कई जानवरों की आवाज़ें सुनी, लेकिन कुछ खास अजीब नहीं हुआ। हमने वहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन जब हम कार में वापस आए तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई हमें देख रहा हो। मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था और मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था और पीछे वाली सीट पर मेरे 2 और दोस्त बैठे थे। हम लगभग 5 मिनट गाड़ी चलाते हुए एक चौराहे पर पहुंचे। उस चौराहे के कोने पर एक स्ट्रीट लाइट थी जो थोड़ी कम रोशनी दे रही थी, और वहाँ एक प्ले स्कूल भी था। उस प्ले स्कूल में 4 झूलों वाला एक झूला लगा था। उन 4 झूलों में से 3 झूले तो बिल्कुल स्थिर थे, लेकिन एक झूला ऐसे आगे पीछे हिल रहा था जैसे मानो उसमें कोई झूल रहा हो। कार में हम सबने उसे देखा। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से यही समझा जा सकता था कि किसी बड़े जानवर ने उसे टक्कर मार दिया हो या कोई अभी अभी झूले से उतरा हो, लेकिन
जिस तरह से वो झूला हिल रहा था वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहले से ही उस पर बैठा हो। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो था क्या। क्या आपको लगता है कि हमने शैतान के घर में कुछ बिगाड़ दिया होगा और वो हमें चेतावनी देना चाहता था कि हम कभी वापस ना आए? शायद कोई आत्मा। मुझे इस बारे में आपकी राय जानने में बहुत खुशी होगी। मैं बचपन से ही स्लीप पैरालिसिस से सफ़र करती हुई आई हूँ। इतने सालों तक इससे जूझने के दौरान मुझे कुछ बेहद डरावने एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जो हुआ वो अब तक का मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। जब मैं उठी तो मुझे कुछ खास अच्छा महसूस नहीं हुआ। मैं कुछ घंटों तक जागती रही और ज़्यादा आराम न मिलने पर मैंने फिर से सोने का फैसला किया। मैं अपने बेड की दूसरी तरफ बेडरूम के दरवाजे से दूर सर दीवार की तरफ करके लेटी थी। मुझे जल्दी ही नींद आ गई और मैं तुरंत सो गई। अगली बात जो मुझे याद है वो ये है कि मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरे बेडरूम की दीवार और बाथरूम की ओर जाने वाला दरवाज़ा बंद था। फिर मैंने हिलने की कोशिश की लेकिन मैं हिल नहीं सकी। क्योंकि मैं कई बार इससे गुजर चुकी हूँ इसलिए मैं पहले से ही मन में खुद से कह रही थी कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है और मुझे थोड़ा हिलने डुलने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे ऐसे ही डर लग रहा था और मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी। फिर मैंने अपने पीछे मेरे बेडरूम के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी। मैंने तुरंत सोचा कि ये मेरे पति हैं जो मुझे देखने के लिए अंदर आ रहे हैं और मैंने सोचा कि वो अब मुझे इस डरावनी सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। हालांकि ये थॉट जल्दी ही गायब हो गया क्योंकि मैंने बिस्तर के चारों ओर भारी पैर पटकने की आवाज़ सुनी और वो ठीक मेरे सामने आकर रुक गए। और तभी मैंने हमारे बाथरूम के दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ी और लंबी सफ़ेद परछाई वाली औरत देखी। ये वही औरत है जिसका सामना मैं लगभग सभी स्लीप पैरालिसिस के एक्सपीरियंसेस में करती हूँ। मैं कभी भी कोई अलग डिफरेंस नहीं देख पाती। खैर, इससे पहले कि मैं कोई अलग थॉट सोच पाऊँ वो औरत मुझ पर झपटती है। मैं अपने शरीर पर उस औरत का भारी वजन महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे कुचल रही हो, खासकर मेरी हड्डियों को। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं अभी भी करवट लेकर लेटी हुई हूँ। मेरी दोनों बाहें ऊपर उठी हुई हैं और हाथ तकिए के नीचे है। अब तक मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और हिलने डुलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। तभी मुझे अपने फेफड़ों में दांत करते हुए महसूस होते हैं। मुझे दर्द और दबाव का एक तेज एहसास होता है। इस समय मैं छटपटाने और चीखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से सुन्न हो चुकी हूँ। मेरे शरीर में सांसें नहीं बची हैं और मैं आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं सचमुच महसूस कर सकती हूँ कि ये चीज़ मेरे फेफड़ों के किनारे अलग अलग जगहों पर अपनी दांतें करा रही है। अगली बात जो मुझे याद आती है वो ये है कि मैं बिस्तर पर सीधे बैठ जाती हूँ और मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। मुझे मेरे फेफड़ों के बाईं ओर अभी भी झुनझुनी महसूस हो रही है। मेरी नज़र कमरे में इधर उधर घूमती है पर कमरा पूरी तरह से खाली है। मैं अपना कपड़ा ऊपर उठाकर अपने फेफड़ों का जायज़ा लेती हूँ। स्किन पे कोई काटने का तो निशान नहीं था लेकिन मेरे फेफड़ों का बायां साइड वाला हिस्सा पूरी तरह से लाल हो गया था। मैंने स्लीप पैरालिसिस पर काफ़ी रिसर्च की है और मुझे इसका साइंटिफिक रीज़न भी पता है, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस के बाद फिज़िकल मार्क्स के साथ उठना मेरे लिए बिल्कुल नया है। इस घटना के बाद से मुझे सोने के वक्त बहुत डर लगता है और मुझे पूरा यकीन है कि स्लीप पैरालिसिस के डीमन ने मुझे काट लिया था। मुझे लगता है कि मेरे पुराने घर में पूरी आत्माओं या शायद भूतों का साया था। जब मैं छोटा था तो मैं और मेरा छोटा भाई एक बंक बेड शेयर करते थे।
मैं ऊपर सोता था और वो नीचे। कई बार मैं बिस्तर से गिर जाता था, लेकिन एक बार की घटना सबसे अजीब थी। मैं सो रहा था और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे खींचा हो। मैंने देखा कि मैं एक हाथ से बिस्तर के किनारे से लटका हुआ था और मैं तुरंत जाग गया। मेरे भाई के साथ भी कुछ पर गिरने की घटनाएं हुई थी। कभी कभी मैं अपने शरीर पर अजीब खरोंचों और चोटों के निशानों के साथ नींद से जागता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपना कमरा अपने भाई को दे दिया और मैं घर के ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गया। मुझे इसका आज भी अफसोस है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ। मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी और कभी कभी मैं रात में लाइट जलाए रखता था, क्योंकि मैं सच में बहुत डरा रहता था। एक रात सोने के बाद मैंने अगले बाथरूम के पास वाले हॉल से अपने दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनी और मैं बुरी तरह डर कर जाग गया। किसे नहीं पता, मैं उसे बता दूं कि 3 बार नॉक करना शैतान की पहचान होती है। एक और बार मुझे एक बुरा सपना आया जिसमें मैं नर्क में था। यह बहुत ही भयानक था। मैं तुरंत जाग गया और मैं दोबारा सोने से बहुत डर रहा था, क्योंकि हर बार जब मैं सोता तो मैं फिर से उसी बुरे सपने में डूब जाता था। यह लगातार 3 रातों तक चलता रहा, पर भगवान का शुक्र है कि मेरे बुरे सपने आखिरकार बंद हो गए। मुझे नहाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ बाथरूम में कुछ है। शावर की बोतल अचानक मेरे पैरों पर गिर जाती और जब मेरे चेहरे पर साबुन लगा होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, और कभी कभी तो मुझे मेरे बाल भी खिंचते हुए महसूस हुए हैं। भगवान का शुक्र है कि मैं अब एक नए घर में शिफ्ट हो गया हूँ और तब से ही मुझे किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस नहीं करने को मिला है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। कल रात मैं अपनी दोस्त के फ्लैट में रुकी। वो पूरे फ्लैट में अकेली रहती है, जो उस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर सबसे आखिरी अपार्टमेंट है। हम घंटों लिविंग रूम में बैठकर जिंदगी के बारे में बात करते रहे। आखिरकार बातचीत रिलीजन की ओर मुड़ गई। मैं बहुत धार्मिक हूँ और मैंने जीसस और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में अपने थॉट्स उसके साथ शेयर करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे हम इस टॉपिक की गहराई में जाने लगे, हम डेमोनिक एक्टिविटीज़ और इन सभी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है उसकी बात करने लगे। इस समय आधी रात हो चुकी थी। उसके लिविंग रूम में किताबों से भरी एक ऊंची लाइब्रेरी की शेल्फ रखी थी। हम सोफे पर लगभग 2 मीटर दूर बैठे थे कि तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कमरे का माहौल काफ़ी भारी हो गया हो। और फिर अचानक एक घटना घटी। अचानक ऊपर वाली शेल्फ से एक किताब ज़मीन पर गिर पड़ी और हम दोनों उठ खड़े हुए। ये बहुत ही डरावना था। ये ठीक उसी समय हुआ जब हम डीमंस, जीसस और हमारे उद्धारकर्ता के बारे में बात कर रहे थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वो किताब की तरफ देखने लगी। मैंने शांत रहने की कोशिश की और उससे कहा, देखो, जब तू उन्हें नाम से पुकारते हो तो यही होता है। उन्हें ये पसंद नहीं आता और वो तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी डरी हुई थी। मैं इसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कमरे में मौजूद शैतानी ताकतें मेरे डर को और बढ़ाए। मैंने किताब ज़मीन पर ही छोड़ दी और ऐसे बिहेव किया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और बातचीत जारी रखी। मैं कोशिश कर रही थी कि डर को और न बढ़ाऊं, लेकिन तभी 1:20 पर एक और किताब ऊपर से गिर गई। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर रिस्पॉन्स दे रहा हो। मैं उठ खड़ी हुई और जोर से चिल्लाया, जीसस के नाम पर मैं तुम्हें यहाँ से निकल जाने का आदेश देती हूँ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अभी इस घर से निकल जाओ। मेरी दोस्त काँप रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देगी। उसके बाद हमने पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं की और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं वहाँ से ना जाऊँ। तो अब मैं उसके अपार्टमेंट में फंस गई हूँ और ये सब टाइप करके आपको बता रही हूँ। हम इससे कैसे निपटे? क्या ये रुकेगा?
क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए? क्या किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? आपकी कोई भी एडवाइस हेल्पफुल होगी। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि रात